अच्छा। आज जो है अगला टॉपिक हमारा है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 है सेकेंड ईयर की बुक का, नेशनल बुक फाउंडेशन। हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू डेवलप एफिशिएंट सिस्टम्स। ठीक है। अच्छा, स्टेक होल्डर्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि हर वो शख्स या इदारा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सिस्टम से अफेक्टेड हो। ठीक है। किसी ना किसी हवाले से इस सिस्टम के साथ मुंसलिक हो तो उसे हम कहते हैं कि स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई क्या नाम है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एनालिसिस फेज के अंदर इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि इस प्रोजेक्ट के मेन स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। स्टेक होल्डर क्या है? हर वो बंदा, हर वो ग्रुप या हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो जो सिस्टम है उस सिस्टम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही हो। ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है इस चीज को आइडेंटिफाई करे प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले, एनालिसिस एनालिसिस फेज के अंदर कि इस प्रोजेक्ट के मेजर मेजर स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। क्या बात कर रहा था बेटा मैं? स्टेक होल्डर जो है वो कोई एक शख्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है। हर वो शख्स, हर वो ग्रोह या हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो उस सिस्टम से डायरेक्टली किसी न किसी हवाले से रिलेवेंट हो, तो उसे हम कहते हैं कि स्टेक होल्डर है। ठीक है। स्टेक होल्डर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट। अच्छा, अब प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके एनालिसिस फेज में इस चीज को देखा जाता है, इस चीज को एनालाइज किया जाता है कि सिस्टम जो डेवलप होने जा रहा है, इस सिस्टम के मेजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इससे मुंसलिक हैं, इससे रिलेवेंट हैं, इससे अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन है जो इससे अफेक्ट हो सकता है, और दूसरी बात अगले स्टेज के ऊपर एनालिसिस फेज के अंदर ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उन स्टेक होल्डर्स की इस सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या है। ठीक है बेटा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को मैं पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अ स्टेक होल्डर रेफर्स टू एनी पर्सन और ग्रुप हु इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नंबर 2, द स्टेक होल्डर्स कैन बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हो सकते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी हो सकते हैं। नंबर 3, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम शुड आइडेंटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एसडीएलसी। ठीक है। ये काम कब होगा? जब आप एनालिसिस फेज के अंदर होंगे प्रोजेक्ट के। नंबर 4, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर। ना सिर्फ ये कि स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, बल्कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए कि वो सिस्टम से उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। तो कुछ मेजर स्टेक होल्डर जो होते हैं वो एसडीएलसी में जो कॉमन होते हैं वो ये होते हैं: प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, सिस्टम एनालिस्ट। उनके नीचे सिस्टम एनालिस्ट होते हैं जो सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं और सिस्टम के बारे में रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजर को दे रहे हैं। उनके नीचे होते हैं प्रोग्रामर जो सिस्टम एनालिस्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर सॉफ्टवेयर को लिखते हैं। उसके नीचे फिर उसके बाद काम आता है सॉफ्टवेयर टेस्टर का, यानी वो टेस्ट कर रहे होते हैं सिस्टम को कि सिस्टम के इन्स और आउट्स, इनपुट्स और आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड है, जो डिफाइन की गई है वही है या नहीं है, या सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बना है क्या वो बेहतर तरीके से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद है यूजर। यूजर असल स्टेक होल्डर होता है जिसने उस सिस्टम को यूटिलाइज करना होता है। ठीक है। जिसने जिसने उस सिस्टम से बेनिफिट्स हासिल करने होते हैं, यूजर असल स्टेक होल्डर वो होता है। ठीक है। तो कुछ कॉमन स्टेक होल्डर्स एसटीएलसी में क्या होते हैं: प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, सिस्टम एनालिस्ट जो सिस्टम को एनालाइज कर रहे हो, प्रोग्रामर सिस्टम एनालिस्ट की रिकमेंडेशंस के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो और एक्चुअल सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर जो प्रोग्रामर के प्रोग्राम किए हुए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, जो सिस्टम से चाहिए हमें, वो सिस्टम जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके इनपुट आउटपुट के वो स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है। उसके बाद यूजर है। मेजर स्टेक होल्डर जो है वो यूजर, मेजर स्टेक होल्डर जो है वो यूजर होता है। ठीक है।
यूजर वो शख्स होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने असल में उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट हासिल करने होते हैं। एनालिसिस फेज स्टार्ट होती है प्रोजेक्ट को डिफाइन करने से, ठीक है। किसी चीज को जब तक डिफाइन नहीं किया जाएगा, उसके पैरामीटर्स तय नहीं किए जाएंगे, उसके बेनिफिट्स और गोल्स तय नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक उस चीज को किसके बारे में हम बेहतर तरीके से कोई ना राय कायम कर सकते हैं, ना उसके बारे में बेहतर तरीके से कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द डिफाइनिंग फेज, कि किसी चीज को जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है आप उसकी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एस्टेब्लिश करें। दिस फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है डिफाइनिंग फेज। बेसिकली एनालिसिस फेज होता है। एनालिसिस फेज का जो पहला पोर्शन होता है वो होता है डिफाइनिंग फेज। दिस फेज इज यूज्ड टू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। सबसे पहले आपके जहन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको सोल्यूशन किस चीज का प्रोवाइड करना है। अगर आपको यही चीज क्लियर नहीं है तो फिर आप सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कोई प्रोग्राम लिखें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता, ना आपको सॉल्व करना आती है, ना आपको उसके फार्मूले का पता है, तो आप उसका सॉफ्टवेयर कैसे लिखेंगे? तो और आपको पता ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करती क्या है, ठीक है, तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे आपको कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। दिस फेज इज यूज टू क्लियरली आइडेंटिफाई डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, ठीक है। इस फेज के अंदर सबसे पहले इस चीज पे गौर किया जाता है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जिसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप ये, वंस द प्रॉब्लम इज डेफिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, उसके बाद अगला स्टेप ये है प्रॉब्लम डेफिनेशन एस्टेब्लिश करने के बाद कि ऑल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट आर डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट आप हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। All requirements related to the projects are documented and approved by the customer of the or the company, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश करके आप क्या करेंगे कि कस्टमर को, या कस्टमर इंडिविजुअल है या कंपनी है, उसको दिखाएंगे और उससे अप्रूव कराएंगे। उसके बाद अगले स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। आप यानी कि प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और उस प्रॉब्लम डेफिनेशन को और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स को अप्रूव कराएंगे अपने कस्टमर के साथ। अब वो कस्टमर इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकता है। द प्रोजेक्ट इज डिजाइन एंड डेवलप अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तय करेंगे और फिर अगला सारे फेजेस जो है वो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के इर्द गिर्द आपके घूमते रहेंगे, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू डेवलप द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। अगर आप इस फेज के अंदर अपनी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह गई, आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई, आप कोई एक्सपेक्ट भूल गए, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोजेक्ट पे पड़ेगा और वो बहुत हैवी इम्पैक्ट होगा। जितना टाइम गुजरेगा उतना ही ज्यादा हैवी पेनल्टी होगी इस चीज की। इसके बाद प्लानिंग फेज है, डिफाइनिंग, यानी एनालिसिस ही चल रही है, ठीक है। ये एनालिसिस ये भी चल रही है। एनालिसिस में पहला पोर्शन हो गया डिफाइनिंग, उसके बाद प्लानिंग। दिस फेज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट करेगा क्या, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, क्या किस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इट कंसीडर्स द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, हम हमें क्या क्या चीजें हमें हमें दरकार हो सकती हैं, रिक्वायर हो सकती हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज सच एज पर्सनल एंड कॉस्ट। द इंफॉर्मेशन इज एनालाइज। फिर इस एक दफा आप ये नोट कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, आप इसे एनालाइज करते हैं। आप एनालाइज करते हैं कि कितने सोल्यूशन मल्टीपल एग्जिस्ट हो सकते हैं, कितने मल्टीपल सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के एग्जिस्ट हो सकते हैं और उनमें से बेहतर कौन है, ठीक है। इसमें इनमें से बेहतर सोल्यूशन कौन सा है, और डेफिनेटली आप उस बेहतर सोल्यूशन की तरफ ही जाते हैं। बेहतर किस सेंस में, जरूरी नहीं है कि हर दफा जो है वो जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट हो वही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो वही बेहतर हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉस्ट हाई होती है लेकिन उसके अल्टीमेट गोल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत बेहतर नतीजे होते हैं, तो हम हाई कॉस्ट भी बेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका अल्टरनेट सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि जिसमें कॉस्ट सबसे कम हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी सोल्यूशन की कॉस्ट कम हो लेकिन उसके अंदर वो बेनिफिट्स आपको हासिल नहीं हो रहे हो जो ज्यादा कॉस्ट के साथ हासिल हो रहे हो, ठीक है। कोई ज्यादा चीजें इनकॉर्पोरेट करके हासिल हो रहे हो, ठीक है, बात समझ गए। द इंफॉर्मेशन इज असेंबल्ड इनटू अ प्रोजेक्ट प्लान इफ नो अल्टरनेट इज अवेलेबल। अच्छा, पहले तो ये कि अल्टरनेटिव ढूंढते हैं।
अल्टरनेटिव होते हैं तो वो सारे अल्टरनेटिव जो है उनको एनालाइज करते हैं, उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। सही है। और अगर कोई अल्टरनेटिव ना हो तो अगर एक ही सोल्यूशन हो तो उस सोल्यूशन को देखिए, अगर एक प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमने फिर एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि उन तमाम सॉल्यूशंस को स्टडी करना है और उनमें से बेस्ट फीजिबल सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना है। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट के अंदर एंट्री करनी है। और अगर मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, एक ही सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो उस सिंगल सॉल्यूशन को ही प्रोजेक्ट प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है एज इट इज। ठीक है। अच्छा जी, प्लानिंग के बाद फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रोपोज सिस्टम। ठीक है जी। फिजिबिलिटी स्टडी में आप ये चेक करते हैं, अच्छा इस चीज को जो सिस्टम के स्ट्रेंथ और वीकनेस को इन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी का नाम दिया। ठीक है, ओके। द फिजिबिलिटी स्टडी इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रोपोज सिस्टम। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी किस चीज का नाम है कि आप जो आपने सोल्यूशन अडॉप्ट करना है उस सोल्यूशन की तमाम प्रोज एंड कॉन्स को आप एक दफा अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, it presents the direction of activities that will improve a project and achieve the desired result। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप उन तमाम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और डायरेक्शन सेट करेंगे जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करेगा। इट इज एन एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ अ प्रोपोज सिस्टम। ठीक है, ये एनालिसिस होती है और एक एवेल्युएशन होती है कि प्रोपोज सिस्टम बेसिकली क्या करने जा रहा है। It determines whether the project is technically, financially, legally and operationally feasible within the estimated cost and time। ये आखिरी जो है ना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया है कि फिजिबिलिटी स्टडी में आप इस चीज को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं वो टेक्निकली, फाइनेंशियली, लीगली और ऑपरेशनली फिजिबल है या नहीं है। जितनी इस पे कॉस्ट, एनर्जी और टाइम लगाया जा रहा है, क्या इसका आउटपुट उससे ज्यादा है या नहीं है, इसके बेनिफिट्स इससे ज्यादा है या नहीं है। अगर कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है, तो ऐसा प्रोपोज सिस्टम किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट कम है और उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली ये एक फिजिबल सिस्टम है, फिजिबल सोल्यूशन है। अच्छा जी, इसके बाद है एनालिसिस फेज। ठीक है, बेसिकली एनालिसिस फेज में ये सारा काम होता है, प्लान के डिफाइन करते हैं, प्लान करते हैं, फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ये सारा दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एनालिसिस फेज। ठीक है, एनालिसिस फेज ऑफ एसडीएलसी, दिस फेज ऑफ एसडीएलसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम यूजर। ये पीछे हो चुका है। ठीक है, सिस्टम यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम देखते हैं। द करंट सिस्टम इज स्टडीड। हाँ, अब ये जो एनालिसिस फेज के अंदर जो नई नई चीज जो है वो ये होती है कि अगर कोई सिस्टम एग्जिस्टिंग हो, क्लाइंट साइड पे कोई क्लाइंट सिस्टम यूज कर रहा हो, उसको आप डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको आप डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट साइड के ऊपर जो है ना वो इस सिस्टम में ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो मैनुअली हो रहे हो, चाहे वो उनके पास कोई ओल्ड आउटडेटेड सिस्टम हो या कोई दूसरा किस्म का अरेंजमेंट हो, जैसे हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर अपना रिकॉर्ड वगैरह सेव कर रहे हो। तो एनालिसिस फेज में जो पहला काम तो ये होता है कि रिक्वायरमेंट जो पिछले तमाम स्टेप्स के अंदर, जैसे डिफाइनिंग फेज था, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी था, प्लानिंग फेज था, उसमें जो कुछ भी हमने जो कुछ भी हमने किया, ये पहला जो पॉइंट है ना, ये पिछले 3 पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस फेज के अंदर जो एनालिसिस फेज का इन्होंने नाम दिया है, इसके अंदर जो काम करना है आगे वो ये कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना है, इसको देखना है कि इस वक्त काम किस तरह कर रहा है और ये देखना है कि इसे इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, अब ये काम किस तरह होगा, ये काम इस तरह होगा कि उन लोगों से इंटरेक्शन की जाए जो लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या कहते हैं कॉलेज के अंदर एडमिशन सिस्टम डेवलप करना है, तो जो लोग एडमिशन कर रहे हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है, तो सिस्टम डेवलपर जो है वो उनसे बार बार जो है ना वो इंटरेक्ट करेगा और उनसे पूछेगा कि ये सिस्टम जो है आप किस तरह एडमिशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपका मॉडस ऑपरेंडी क्या है ऑपरेशंस परफॉर्म करने का, एडमिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का। इन दिस फेज द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और नॉट। इसी फेज में डिसाइड हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या इसी स्टेज पे खत्म कर देना है। ठीक है,
क्योंकि अभी देखें ऑन ग्राउंड कंक्रीट कुछ भी नहीं हुआ, अभी एनालिसिस चल रही है। शुरू में कुछ चंद दिन ही हुए हैं जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फीजेबल है भी या नहीं। अगर फीजेबल है तो ठीक है, नहीं तो इसे कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि जितनी एफर्ट्स आपका क्लाइंट आपसे मांग रहा है उसके मुकाबले में आपके पास उसके मुकाबले में आपके पास आपकी कॉस्ट जो है वो उसको इतनी बेयर नहीं कर रहा, वो आपको इतनी कॉस्ट पे नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो सिस्टम आपके वो आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप करना आपके किसी काम का नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप ये देखते हैं कि जनाब क्लाइंट के पैसे भी इतने लग जाने हैं, लेकिन जो कुछ क्लाइंट चाह रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज कंप्लीट होना। ठीक है, तो अगेन फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि यार ये हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक काम है आपके पास आता है, आपके पास उस एक प्रोजेक्ट आता है, आपके पास उस प्रोजेक्ट को करने के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, या आप मार्केट से हायर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी हैं, आपके पास वो बजट भी आपको अच्छा दे रहा है, लेकिन क्लाइंट कहता है जी मुझे तो ये प्रोजेक्ट हफ्ते भर में चाहिए, जबकि आपकी एनालिसिस ये कहती है कि हफ्ते भर में तो पॉसिबल ही नहीं है ये प्रोजेक्ट होना, इसको भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम भी 2 महीने लगेंगे। अगेन आप इस स्टेज पे डिसाइड करेंगे कि आप इस स्टेज पे डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ सिनेरियो थे आखिरी पॉइंट के जो मैंने आपको बताया। पहला सिनेरियो ये कि आपको कॉस्ट नहीं दी जा रही, तो डेफिनेटली इतनी एफर्ट्स करने की क्या जरूरत है। नंबर टू, आप ये डिसाइड आपने आपको कॉस्ट भी अच्छी दी जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास उस स्किल्स के बंदे ही नहीं है जो ये काम कर सकें, तो अगेन ये प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते, आप डिसाइड करेंगे और क्विट करेंगे। नंबर थ्री, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास आपको पैसे भी अच्छे दिए जा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये क्लाइंट कहता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको हफ्ते के अंदर दे सकते हैं, और आप आपको अंदाजा है इस चीज का बखूबी कि आप किसी भी सूरत में एक हफ्ते के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली या यू ऑप्ट फॉर क्विट द टू क्विट द प्रोजेक्ट। अब देखें, ये जो 3 फेजेस है ना, ये एनालिसिस, और उससे पहले फिजिबिलिटी स्टडी, उससे पहले प्लानिंग, उससे पहले आपका अल्लाह भला करे डिफाइनिंग, ये सारे जो है जो बुक्स हैं, इंटरनेशनल बुक्स हैं, उनमें इनिशियली ये एनालिसिस फेज के अंडर नहीं आते। ये एनालिसिस फेज के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एनालिसिस करने के बाद पहली चीज तो ये है कि आपकी जितनी अच्छी एनालिसिस होगी, आपका दूसरे फेजेस में टाइम कम से कम लगेगा, और जितनी वीक एनालिसिस आप करेंगे आपको उतना ही ज्यादा दूसरे फेजेस में टाइम देना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा आपके एरर फ्री सिस्टम डेवलप होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे जितनी वीक आपकी एनालिसिस होगी। तो अच्छे जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं, वो एनालिसिस फेज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, हर एस्पेक्ट से उसको सोचते हैं समझते हैं, क्योंकि एक दफा सिस्टम डेवलप हो जाता है तो उसको फिर नए सिरे से उसके अंदर जो है वो एडिशन करना और उसके अंदर क्या कहते हैं अल्ट्रेशन करना, ये कोई इतनी आसान काम नहीं होता। तो बेहतर ये होता है कि एनालिसिस फेज में जिस वक्त कुछ भी अभी डेवलप नहीं हुआ, आप उस एनालिसिस फेज को अच्छे तरीके से स्किलफुली हैंडल करें, और अच्छे तरीके से आपका सिस्टम जो है वो आपके जहन में क्लियर हो कि आपने क्या बनाने जा रहे हैं, आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, आप इस काम को किस तरह करेंगे। जब एक दफा एनालिसिस फेज कंप्लीट हो जाता है तो फिर अगले फेज में हम जाते हैं डिजाइन फेज की तरफ। ठीक है, डिजाइन फेज का मतलब क्या होता है? डिजाइन फेज का मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें जो सिस्टम आप डिजाइन करने जा रहे हैं, आप सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, उसका पेपर पे एक डिजाइन बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो आपके पास 2 डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 डिजाइन एलिमेंट्स या दो 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 डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डाटा फ्लो डायग्राम और एक होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं डेटाबेस सिस्टम के लिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपका प्रोग्राम का जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डिजाइन फेज जो होता है वो एसडीएलसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं तो उसकी ये यूज केस डायग्राम्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेटे, तो डिजाइन फेज ऑफ एसडीएलसी आपकी जो एनालिसिस आपने की होती है उसकी बेस के ऊपर इसका आर्किटेक्चरल फेज, कि आप उसको पेपर पे डिजाइन करें या यूजिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करें कि आपका प्रोजेक्ट करेगा क्या। This phase is architectural phase of system design. The flow of data processing is developed into charts in this phase. Charts बनाए जाते हैं
जिसमें इस चीज को मेंशन किया जाता है कि डाटा को फ्लो किस तरह किया जाता है। अभी मैंने आपको बात बताई कि अगर डेटाबेस का प्रोजेक्ट है तो ये कहलाएगा डाटा फ्लो डायग्राम, और अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है तो वो आपकी फ्लो चार्ट कहलाता है। It is used to determine the most logical design and structure for data flow and storage। ठीक है, अभी यही बात बताइए आपको। In this phase, the project team also designs the user interface, screen layouts। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी फेज के अंदर इस चीज का भी डिजाइन बनाया जाता है कि स्क्रीन का इंटरफेस क्या होगा, यूजर यूजर की जो यूजर इंटरफेस क्या होगा, स्क्रीन के लेआउट्स क्या होंगे, रिपोर्ट्स किस तरह की होंगी, फॉर्म्स किस तरह के होंगे, एंड सो ऑन। The developers use this interface to write the code for the actual interface। और इसी इंटरफेस को मद्देनजर रखते हुए आपके एक्चुअल इंटरफेसेस डिजाइन किए जाते हैं सिस्टम के अंदर। और ना सिर्फ ये कि एक्चुअल इंटरफेसेस डिजाइन किए जाते हैं, बल्कि आपकी जो ऑपरेशंस हैं सिस्टम के, वो इन्हीं इंटरफेस के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, दिस फेज द प्रोजेक्ट टीम आल्सो डिजाइन द यूजर इंटरफेस स्क्रीन लेआउट्स। ठीक है, स्क्रीन लेआउट क्या होता है, जैसे एटीएम मशीन है, आप कार्ड डालते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, तो ये स्क्रीन किसी ना कहीं डिजाइन की होगी। ठीक है, समझ गए? पहले पेपर पर डिजाइन होती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर पर डिजाइन होती है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? वेबसाइट आपकी facebook.com है, facebook.com का जो है लेआउट किसी ने पहले बनाया होगा, उसके बाद एक्चुअल डिजाइन कर दिया उसको। ठीक है, सही है सर। हाँ, पहले पेपर पे बनाया होगा कि हाँ यार ये मेरा डिजाइन इस तरह से होगा, अब इसको फिर इम्प्लीमेंट किस तरह करना है वो डेवलपमेंट टीम का काम है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो वो यही बता रहा है कि पहले यूजर इंटरफेस और स्क्रीन लेआउट डिजाइन होता है और फिर बाकी सॉफ्टवेयर उसी के इर्द गिर्द घूमता है। स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन फेज। इस अब स्ट्रक्चर के डिजाइन फेज में क्या क्या होता है? एल्गोरिथम आप बनाते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द स्टेप्स गिवन इन द एल्गोरिथम आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं कि कोई काम किस तरह से होगा। ठीक है, और ये स्टेप सारे ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए ये स्टेप्स जो है ना वो ऑर्डर में होने चाहिए। दीज स्टेप मस्ट बी फॉलोड इन द सेम सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में नहीं होंगे तो उनका जो है ना इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। सही है, कोई भी काम करते हैं अगर आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, एक के बाद एक स्टेप होता है। ठीक है ना? अगर सीक्वेंस में होगा तो वो सही है, अगर सीक्वेंस में नहीं होगा तो वो इम्पैक्ट डिफरेंट होगा इस चीज का। ठीक है ना? ये जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज आने के लिए सुबह उठते हैं और कॉलेज आने तक जब सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है ना फॉलो करते हैं, अगर ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो ना हो तो आप डेफिनेटली आप इफेक्टिवली कॉलेज नहीं पहुंच सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज आने से पहले जरूरी है कि आप यूनिफॉर्म चेंज करें। ऐसा तो नहीं होता किसी दिन कि आप कॉलेज आके कहें कि चले जी पहले कॉलेज पहुंच जाता हूँ, उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज कर लूंगा, उसके बाद फिर मुंह हाथ धो लूंगा, कोई मसला नहीं है कॉलेज जाके। तो ये चीजें जो है जरा देखने वाली होती है ना कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इफेक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर। द स्टेप में कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस, डिसीजंस एंड आउटपुट। अब ये स्टेप्स क्या होंगे? उन स्टेप्स में इनपुट स्टेप्स भी होंगे, प्रोसेस स्टेप्स भी होंगे, डिसीजंस स्टेप भी होंगे और आउटपुट स्टेप्स भी होंगे। अच्छा, अब एल्गोरिथम की एग्जांपल ये दे दी उन्होंने। स्टार्ट इनपुट मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। एंड आपने एक सिस्टम डिजाइन करना है छोटा सा जो आपको बता रहा हो कि आप पास हैं या फेल हैं। तो ऑब्वियसली आपको आपके मार्क्स की बेस के ऊपर ये डिसाइड होगा कि या पास है या फेल है। तो सिस्टम को आपको मार्क्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सेकंड स्टेप में आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि उसको प्रोसेसिंग की जा रही है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेसिंग है, ये चेक किया, डिसीजन लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग क्या डिसीजन लिया जा रहा है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, उसके बाद फिर आउटपुट प्रिंट की जा रही है कि अगर 40 से ऊपर है या 40 है तो पास है, अदरवाइज 40 से नीचे है तो आप फेल है। ठीक है, समझ गए?